हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं कुलदीप सर आज कक्षा 10 के विषय रसायन विज्ञान में अम्ल एवं क्षारक धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं, इनकी अभिक्रियाएं आपको बताऊंगा। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने अम्ल एवं क्षारक की परिभाषाएं, साथ ही रंजक क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, और प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इनके बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि अम्ल एवं क्षारक धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। जैसे कि अम्ल जो होते हैं वो प्रायः धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे कि जिंक HCl से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। इसमें इनके नेचर की बात की जाए तो ये जिंक जो है वो सॉलिड होता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एक्वा होता है, और जिंक क्लोराइड इसका नाम है जिंक क्लोराइड ये भी एक्वा होता है, जली। और जो हाइड्रोजन गैस, ये गैस के माध्यम यानी कि गैस के रूप में प्राप्त होती है। अब आगे बात करेंगे दूसरा एग्जाम्पल में। जैसे कि इसी में जिंक है, इसको अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर दिया जाए H2SO4 से तो आगे बना लेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो जिंक सॉलिड होगा, ये एक्वा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और जिंक सल्फेट इसका नाम है, ये भी एक्वा होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आयरन है Fe। आयरन को अगर HCl से अभिक्रिया कर दिया जाए तो इधर फेरस क्लोराइड FeCl2 और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सॉलिड एक्वा, ये भी एक्वा और ये गैस, इस प्रकार। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि धातुओं के साथ क्षारकों की अभिक्रिया कैसे होती है। धातुओं के साथ क्षारकों की अभिक्रिया, क्षारकों की अभिक्रियाएं। इसमें आपको बताना है कि प्रबल क्षारक जो होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो मतलब धातुएं होती हैं उनसे अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इसमें आप सिंपल लॉजिक समझ सकते हैं, जैसे कि जो धातुएं होती हैं वो क्षारक से अगर अभिक्रिया करेंगी तो इधर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस इसका निर्माण करती हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कि धातु में जैसे कि जिंक हो गया, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर अभिक्रिया कर दिया जाए तो इधर सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बना लेती है। ठीक, ये हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा एक्वा, और इसका नाम है सोडियम जिंकेट इधर हाइड्रोजन गैस बना लेगी। अब आगे हम बात करेंगे कि उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा बताना है
कि जो अम्ल होते हैं वो प्रायः क्षारों से अपक्रिया करके उनके अम्ल जो होते हैं प्रायः क्षारों से अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अपक्रिया को ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या बताएंगे कि जो अम्ल होते हैं वो क्षारों से क्रिया करके एक प्रकार से लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अपक्रिया को ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया में जो अम्ल होते हैं वो क्षारों से अपक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब इसमें एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल बताना है, जैसे कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराना है तो अम्ल में जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, और क्षार में जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इनके अगर आपस में अपक्रिया करेंगे तो NaCl, ये बीच में इनको निकाल देना सीधे ऐसे, ये NaCl निकल जाएगा, इधर NaCl प्लस जल, ये अपक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अपक्रिया। अब आगे बात करेंगे कि इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, इसमें कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जैसे कि जो जठर रस होता है, जठर रस आप जानते होंगे, जिसके माध्यम से खाना वाना पचाने की प्रक्रिया होती है, जो जिसमें HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रमुख भूमिका निभाता है। क्या होता है कि जब हम कभी अधिक मात्रा में खाना खा लेते हैं तो बहुत अजीब प्रकार की डकार आने लगती हैं, मतलब जिसको एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए ही जिन क्षारकों का प्रयोग किया जाता है उसमें जैसे कि आपने इनो नाम सुना होगा, तो इनो क्या होता है, वो एक क्षारक का कार्य करता है। वो जब इसको जब हम यूज करते हैं तो हमारे अंदर जो HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इससे रिएक्ट करके लवण बना लेता है और जल बना लेता है और उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, उदासीन कर देता है। तो इससे एसिडिटी समाप्त हो जाती है। अब आगे हम बात करेंगे कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लों के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं। धातु ऑक्साइडों के अम्लों के साथ अपक्रिया, धातु ऑक्साइडों की अम्लों से अभिक्रिया। अम्ल जो होते हैं धात्विक ऑक्साइड, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन लगा दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इसमें धातु ऑक्साइड होते हैं। ठीक, तो बताना है कि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इनसे अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्साइड, इसको अगर HCl से अपक्रिया कर दिया जाए, किससे, HCl से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CuCl2। ठीक, इसका नाम है कॉपर क्लोराइड और जल, ये बनाता है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे और 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इसको भी अगर HCl से अपक्रिया कर दिया जाए तो इधर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बन जाएगा प्लस में जल। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो जाती हैं धातु ऑक्साइडों की अम्लों से अपक्रियाएं। इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे कि जो अम्ल और क्षार होते हैं ये इनका जलीय विलयन, मतलब ये जल में मिलाने पर इनकी अपक्रियाएं क्या क्या देते हैं, ये कैसी अपक्रियाएं इनकी होती हैं। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर जलीय विलयनों को, जलीय विलयनों की अम्लों व क्षारकों से अभिक्रियाएं जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आयन H+ जो होता है, वो कहने का मतलब है कि कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं।
उसको अगर जल से अक्रिय करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस है, इसको अगर जल से अक्रिय करते हैं, जलीय विलयन अगर जल से अक्रिय करते हैं तो ये हमेशा H3O प्लस, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसी प्रकार जैसे कि कुछ क्षार होते हैं, क्षारों को अगर जलीय विलयन जल से अक्रिय करते हैं तो हाइड्रोक्साइड OH माइनस देते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर जल से अक्रिय करेंगे, जल में घोलेंगे तो ये सोडियम प्लस और प्लस OH माइनस देता है। ठीक, इसके यहाँ पर उपस्थित होती है, कहने मतलब ऐसे उपस्थित होती है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल 2, इसको अगर जल से अक्रिय करेंगे, जल में घोलेंगे, इधर मैग्नीशियम 2 प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस, यहाँ पर 2 लगा लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे कि ये देख लीजिए, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और इधर जल से अक्रिय करेंगे तो Mg2 प्लस और 2OH माइनस देगा। इसमें आपको एक नॉलेज पॉइंट है, रिमेंबर पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक, मतलब प्राय सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें क्षार कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखे दे रहे हैं इधर बगल में। रिमेंबर पॉइंट, इसको याद रखना है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये क्षार की परिभाषा है। इसका जो स्वाद होता है, पिछले हमने बताया था कि जो क्षार होते हैं वो बिल्कुल कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। उनको स्पर्श करने पर वो साबुन जैसे टच किया जाता है उसी प्रकार के होते हैं। इनको कभी भी चखना नहीं चाहिए। आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि इनको चखने से ये शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि जो अम्ल और क्षार जो होते हैं इनके तनुकरण क्या होते हैं। तनुकरण मतलब कि डाइल्यूशन जिसे बोलते हैं, डाइल्यूशन। जैसे कि कोई भी अम्ल है, तनुकरण हम लिख देते हैं यहाँ पर, अम्ल और क्षार का, अम्ल व क्षारक का तनुकरण। अम्लों और क्षारकों में जल के घोलने की प्रक्रिया को ही तनुकरण कहा जाता है। इसमें आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इनको घोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो जल में शांत नाइट्रिक अम्ल हो या सल्फ्यूरिक अम्ल हो, इनको घोलते समय हमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। इनको घोलते समय बिल्कुल बूंद बूंद करके इसमें अम्ल जल में मिलाना चाहिए, ना कि तुरंत अचानक डाल देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत खतरा हो जाता है। इससे मतलब जैसे ही आप उसमें अगर तीव्र गति से अगर उसमें अम्ल डालेंगे जल में तो विस्फोट कर देता है। विस्फोट करने से आपके अंग में अगर पहुंच जाएगा तो जला भी सकता है, परख नली जो होती है वो टूट भी सकती है। तो इसको तनुकरण करते समय बहुत ही सावधानियाँ रखनी चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे कि pH क्या होता है, pH मान। ठीक, धन्यवाद।